हैं आज के एक और महत्वपूर्ण सेशन में, जहां मैं बात करूंगा वर्णमाला भाग 2 में आप लोगों के साथ व्यंजन को लेकर। सभी का स्वागत। उमेश, नाहिद, शबनम, अवनीश, शौर्य राज, खुशबू, आरती, सभी। हिंदी जो है वो आप निबंध के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं निबंध के लिए नहीं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, स्वागत श्वेता, आपका भी स्वागत। तो भाई, वर्णमाला में पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ बातें की थी, क्या याद है सबको? पिछली कक्षा याद है क्या? सर, यू आर नॉट आइडेंटिफाइड। सर, वाई? अरे, आई एम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड यार, ऐसे कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, स्वागत स्वागत स्वागत। क्या क्या पढ़ लिया था हमने पिछली कक्षा में स्वर को लेकर? स्वर में हम लोगों ने पढ़ लिया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि भाई उच्चारण के आधार पर उसको किस किस तरह से बांटा गया है ना, मुख के आधार पर और अलग अलग तरीके से। हाँ बिल्कुल, अनुस्वार क्या है, हाँ विसर्ग क्या है, अनुनासिक क्या है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, स्वागत जैनब, आपका भी स्वागत। क्लियर है सब लोगों को? सब लोगों का एक बार हामी कर दो, जल्दी से अंगूठा अंगूठा दिखा दो, मुस्किया दो तो जरा, तो फिर कक्षा को आगे ले चले व्यंजन की तरफ। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना, आज एक क्लास और लगेगी आप लोगों की। इसके बाद में एक 7 बजे फिर क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए स्वर संधि को लेकर। क्लियर है? पिछली कक्षा में किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए बढ़िया, ये अच्छी बात है यार। देखो क्या है, आप लोग पढ़ते रहोगे ना, पिछला देखते चलोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों ने आगे पार्ट पीछे से पार्ट किया तो फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। श्वेता, एक ही क्लास हुई है, एक ही क्लास हुई है, और उसके अंदर स्वर मैंने पढ़ा है, तो आप देख लेना, है ना, वो वाली क्लास आप देख लेना। स्वर को मैंने एक्सप्लेन किया, उसके अंदर स्वर किस किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। अब आज हम बात करेंगे। सब ठीक चल रहा है ना? सब कुछ ओके चल रहा है? चलो, हाँ स्वागत, मानवेंद्र का भी स्वागत, अमित का भी स्वागत। चलिए आ जाइए सब लोग। क्या करता हूँ, 2-3 मिनट के लिए मैं, है ना, इसीलिए आप सब लोगों से बातचीत करता रहता हूँ ताकि सब लोग आ जाएं। चलो, मानवेंद्र के बाद नमिता का भी स्वागत है और अंजलि का भी स्वागत। देखा नमिता, मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है। चलिए, तो सभी लोगों का स्वागत। वर्णमाला में हमने पिछली कक्षा में देखा था, जो खास चीजें हमने देखी थी, एक बार छोटा सा रिपीटेशन कर लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा में भाष धातु से बना है, आ प्रत्यय लगा है, क्या कहलाता है? तो मानव वाग्वयों द्वारा उच्चरित स्पष्ट सार्थक और अर्थपूर्ण शब्द समूह भाषा है। भाषा के मौखिक और लिखित रूप को हमने समझा था। हमने 4 चीजें पढ़ी थी कि किसी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि या स्वन कहलाता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई शब्द है, और पूर्ण सार्थक लिखित इकाई वाक्य कहलाती है। ये हम लोग पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। वर्णमाला को पढ़ते समय हमने स्वर के बारे में बात कर ली थी। आज हम व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे, और व्यंजन के बारे में कहा जाता है कि अन्वक भवति इति व्यंजनम, मतलब बिना किसी अन्य वर्ण के जो उच्चरित न हो सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। बात को समझना, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं का, तो इसके अंदर क्या है? एक तो व्यंजन है और एक स्वर है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा चे, तो चे के अंदर एक व्यंजन है और उसके साथ में एक स्वर है। अगर यह स्वर मैं हटा दूं तो क्या आप इसका उच्चारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। च में जब तक अ ना लगाऊं तब तक च निकलेगा ही नहीं। ऐसी क में अगर मैं अ ना लगाऊं तो क निकलेगा ही नहीं बाहर। तो यहां पर हमने ये चीज नोटिस की कि ये जो लिखे हुए हैं ये वर्ण है, और वर्णों को उच्चारण वर्णों में जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण संभव नहीं होता बिना स्वर की सहायता के, इसलिए इनको व्यंजन कहते हैं। यहां तक की बात सबको स्पष्ट है ना? हाँ, स्वागत नीरज, रुद्रा, सपना, अंजलि, आपका भी स्वागत। अब पिछली कक्षा में हमने जो कैलकुलेशन देखा था, उसमें देखा था कि भाई 52 जो होते हैं वो कुल वर्ण दिए गए हैं देवनागरी लिपि में। इन 52 वर्णों में से हमने 11 वर्ण पढ़े थे, वो स्वर थे, और 2 वर्ण हमने पढ़े थे, वो थे अयोगवाह। तो अगर हम देखें तो इनको अगर हम कम कर देते हैं तो हमको 13 वर्ण कम करते हैं, इसका मतलब हमारे पास में 39 का आंकड़ा रहता है। ये 39 आंकड़ा जो है वो कुल वर्णों का, कुल व्यंजनों का आंकड़ा है। कुल व्यंजन कितने हैं आपके? 39 हैं। इसमें से 33 व्यंजन हमारे मूल व्यंजन है।
मतलब बाकी के जो 6 व्यंजन हैं, ये 6 व्यंजन बने हुए हैं, बनाए गए हैं, बाद में बने हैं या उनको किसी अन्य वर्ण से जोड़कर बनाया गया है। तो ये 6 वर्ण बनाए हुए हैं, बाकी के 33 वर्ण जो है हमारे मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात सबको स्पष्ट है क्या? इतनी बात सबको स्पष्ट है? हाँ, स्वागत भाई। हाँ ना बोलो जल्दी से, यहां तक की बात सबको स्पष्ट है ना? तो आज पूरा गणित हम लोग समझ लेंगे, कौन कौन सा कैसे कैसे चल रहा है। अब सबसे पहले मूल व्यंजनों की बात करें तो मूल व्यंजनों को हमने वर्गीकृत किया 3 भागों में: स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जितने लोग मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, सबसे एक वापस वही एक अपेक्षा, एक निवेदन कि आप ऐसी जगह पर बैठें जहां पर आप मेरे साथ उच्चारण कर सकें। अगर आप उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको सीखने में समस्या आएगी। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हो गए हैं और अब उच्चारण कर करके काम नहीं चलेगा, अब तो हम तो बड़े हो गए, अब क्या उच्चारण करना, तो ऐसा नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते आए हैं और वो गलतियां मैं नहीं चाहता कि आप करते रहें। तो आपकी भाषा में एक परिवर्तन आ जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। तो सबसे पहले तो स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन का कॉन्सेप्ट यह है कि यह स्पर्श करती है आपकी जीभ या आपके होठ। मतलब आपके जो वाग्वयव होते हैं, वाग्वयव, ये कहीं ना कहीं टकराते हैं, स्पर्श करते हैं। इसी वजह से इन वर्णों को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जैसे क, कंठ में टकरा रहा है जीभ। च बोलेंगे तो ऊपर जीभ टकरा रही है। ट बोलेंगे तो ऐसे जीभ पलट के ऊपर टकराती है। प बोलेंगे तो हमारे दोनों होठ टकराते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो वाग्वयव हैं वो टकराते हैं और इसी से हमारे वर्ण उच्चारण होता है। तो यहां पर हमारे सामने 5 वर्ग दिए गए हैं। सीरीज इसका जो जो सीक्वेंस है वो याद रखिएगा: कचट तप। क्या बोलेंगे? कचट तप। ये 5 वर्ग होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखो यहां पे लगे हुए हैं हलंत। ये जो लगा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? हलंत कहते हैं, हलंत। अब ये जो हल लगा हुआ है, इस हल को हम उच्चारण नहीं कर पाते। इस वजह से मैं अभी आपके सामने जो उच्चारण करूंगा, ये मान के करूंगा कि ये हल नहीं लगा हुआ है। अगर ये हल लगा रहेगा तो मैं उच्चारण ही नहीं कर पाऊंगा। तो हम मैं मान लिख के चलता हूं कि ये हटा हुआ है, इसके अंदर अ बना हुआ है। तो अब मैं इसको बोलूंगा तो बोलूंगा क, ख, ग, घ, ङ। एक बार आप लोग मेरे साथ उच्चारण कर लीजिए, क्या है ये? क, ख, ग, घ और ये वाला क्या है? इसको अक्सर लोग क्या कहते हैं? अंगा। अंगा अंगा नहीं रे बाबा, अंगा के अंदर से अ हटा दो और ग भी हटा दो। अब क्या बचा? न बचा, न। न नहीं, न के अंदर दांत के ऊपर जीभ टकराती है। न बोलते समय हमको जीभ टकरानी है कंठ में ही, लेकिन उच्चारण करना है नाक से। जैसे आप क बोलते समय जीभ कैसे टकराते हैं, ठीक वैसे ही टकराओ, लेकिन नाक से बोलो ङ। तो क ख ग घ ङ। ठीक है। अगला है च, छ, ज, झ। अब इसको फिर गलत बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अइया। अइया नहीं है ये क्या है? ये ञ है, ञ। जैसे आप, मैं बताता हूं आपको क्या बोलना है। देखो, आप बोलो पंच, बोलो जरा, पंच बोलो, पंच। तो च हटाओ, प भी हटाओ, तो क्या बचा? ञ। बस यही है ये ञ। च, छ, ज, झ, ञ। जहां जीभ है, जीभ वहीं रहेगी, बस नाक से ध्वनि उसकी आने लगेगी। ठीक। तो क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण। कुछ लोग इसको कहते हैं अण। अण नहीं, अ हटा दो, अण। ट ठ ड ढ ण। अच्छा, त थ द ध न, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कुछ लोग कहते हैं फ। फ नहीं है ये। फ लिखने के लिए बच्चा लोग आपको लगानी पड़ती है यहां बिंदी, तब जाके बनता है फ। इसको कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं नुक्ता कहते हैं। ठीक। तो बिना नुक्ते के आप दोनों होठ टकराएंगे। फ, प, फ, ब, भ, म। क्या ये 25 के 25 वर्ण आप सही स्पष्ट रूप से उच्चारण कर पा रहे हैं? यस या नो? हाँ, स्वागत शिवानी, आपका भी स्वागत। अरे यहां तक की बात सबको स्पष्ट हुई नहीं हुई? इसमें गलती, इसमें गलती, इसमें गलती, इसमें गलती, ये 4 गलतियां अगर आपने सुधार ली तो इधर वाला मामला एकदम फिट है। अब
आपको थोड़ी सी और अंदर तक स्पष्टता मैं दे देता हूं। जब आप क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो करके देखो, क, ख, ग, घ, ङ। जीभ कहां टकरा रही है? जीभ कहां टकराती है? कंठ में टकराती है। तो ये वाले कौन से वर्ण हो गए? कंठ वर्ण हो गए। यस, हाँ या ना? क, ख, ग, घ, है ना? अब देखो ये वाला वर्ग देखो, च वर्ग देखो। च बोलते समय हमारी जीभ कहां टकरा रही है? दांत से थोड़ा सा पीछे ऊपर की तरफ, तालू जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू, है ना? तो इसको हम तालू ना कह के क्या बोलेंगे? तालव्य कहेंगे। तालव्य वर्ण है ये। तालू से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले कंठ्य वर्ण, तालू से बोले जाने वाले तालव्य वर्ण। अब तालव्य में कौन से हो गए? च, छ, ज, झ, ञ, ये सब तालव्य है। अब इधर देखो ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर हम क्या करते हैं? जीभ को ऐसे पलटाते हैं, ऊपर टकराते हैं। जिस जगह पे जीभ टकराती है वो इस तालू से पीछे वाला नरम तालू होता है, कोमल तालू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल तालू, है ना? कोमल तालु कहते हैं ना। इस कोमल तालु को मूर्धा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूर्धा के नाम से। तो ये वाले जो वर्ण होते हैं, ये वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ये वाले वर्ण कहलाते हैं मूर्धन्य। क्या कहलाते हैं? जल्दी बोलो। मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक। चौथी स्थिति पे चलिए, त वर्ग। त वर्ग जब हम कहते हैं त, थ, द, ध, न, तो हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों के पीछे टकराती है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। दांतों से टकराकर बोले जाने वाले दंत्य वर्ण। अब अगर मैं प वर्ग की बात करूं तो प वर्ग, क्योंकि दोनों ओठों को टकराने से बोला जाता है, जीभ का इसमें प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे ओष्ठ्य वर्ण। ये ओष्ठ्य हो गए, ओष्ठ से बोले जा रहे हैं इसलिए ओष्ठ्य। तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। किसी को कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं ना? आसान मामला है। 25 वर्ण है, 25 में 5 वर्ग है। 5 वर्गों में कौन कौन से हैं? तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। डन। आगे चलिए। अब ये सब के सब कैसे थे? ये सब स्पर्शी व्यंजन थे, जहां पे हमारी जीभ स्पर्श कर रही थी या ओठ स्पर्श कर रहे थे। अब इसके आगे जैसे ही आते हैं तो हमारे सामने आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ का मतलब होता है जो अंदर ही अंदर बोले जाएं, जिनको हम बाहर नहीं निकालते। इसमें भी इनको हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अब ये अर्ध स्वर कौन से होते हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन इसको जब अंतस्थ वर्ण को हम पढ़ते हैं तो इसके दो क्रम देखे गए हैं। कौन कौन से? एक इसका कहलाता है उत्पत्ति क्रम, एक इसका कहलाता है प्रक्रिया क्रम। अब आपके मन में आएगा सर ये क्या मामला है? तो याद करो, मैं पिछली कक्षा में जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो वर्ण थे, ये वर्णमाला कहां से निकली है? माहेश्वरी सूत्र से निकली है। किससे निकली? माहेश्वरी सूत्र से। और इन माहेश्वरी सूत्रों में अलग अलग सूत्र हैं। जैसे शुरू होता है आई उण, रेल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वर ट। पांचवा सूत्र क्या है? पांचवा सूत्र है ह य व र ट। और छठा जो सूत्र है वो है लण। ऐसा। ठीक। तो अगर आप देखो तो ह को अगर हटा दें और ये जो हलंत वाले अगर हम हटा दें तो आपको एक क्रम दिख रहा होगा। क्रम क्या है? य व र ल। तो ये हो गया इसका उत्पत्ति क्रम, य व र ल। लेकिन हम जो सामान्य स्थिति में पढ़ते हैं वो किस स्थिति में पढ़ते हैं? प्रक्रिया क्रम में, य र ल व। ठीक। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है उत्पत्ति क्रम कौन सा है, प्रक्रिया क्रम कौन सा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अर्ध स्वर नाम की जो चीज है, अर्ध स्वर नाम की चीज, वो आपकी य और व है। आपके मन में आएगा सर य और व को अर्ध स्वर क्यों कहा गया? तो जैसे आप कभी कई बार पढ़ते हो ना लिखिए, तो हम कैसे लिख देते हैं? लिखिए। दरअसल लिखिए ऐसा नहीं है कैसा? वो लिखिए। पर हम लोग गलती से ध्वनि कौन सी पकड़ते हैं? य वाली। तो ये अर्ध स्वर है, हुआ कि नहीं हुआ? य वाला, यह अर्ध स्वर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आपने बोला हुआ, क्या बोला हमने? हुआ, लेकिन सुनाता कैसे है?
हुआ, हुआ नहीं है वो क्या है, हुआ है ना। तो यहां पर आ का वा सुनाना, ए का ये सुनाना, ये अर्ध स्वर की पहचान है, इसलिए य और व जो है वो अर्ध स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अब एक और चीज सुनो, हमारा जो र वर्ण है, र को जब आप उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जीभ कहीं टकराती तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जीभ कंपन कर रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कंपन जात कह देते हैं, कंपन जात वर्ण। इसको हम प्रकंपित वर्ण के नाम से भी जानते हैं, प्रकंपित वर्ण, या फिर इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित क्यों कहते हैं, क्योंकि लुंठा का मतलब होता है, लुंठा का मतलब होता है लुढ़कना, लुढ़कना शब्द लुंठा से बना है। तो लुढ़कना मतलब लुंठित होना। तो हमारी जीभ जब र उच्चारण करती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जीभ लुढ़क रही है। र करके देखो, र। गाड़ी चलाते थे कि नहीं बचपन में, एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए जाने में हम हमारी गाड़ी स्टार्ट करते थे, फिर लेके जाते थे ना। तो ये जो र है ये लुंठित वर्ण है, प्रकंपित वर्ण है, कंपन जात वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और बच गई, यहां पे एक चीज बची, ल। इस ल वर्ण को अगर आप उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो जीभ है वो तो जाके टकरा जाती है दांत के ऊपर, मसूड़ों के यहाँ पे, है ना। ल ल में हमारी जीभ तो ऐसे पलट के ऊपर टकरा जाती है, और जो हवा निकलती है मुंह से, जो उच्चारण निकलता है, जो ध्वनि हमारी बाहर आती है, वो जीभ के पार्श्व से आती है। कहां से आती है, पार्श्व से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। ये लीजिए साहब, ये अंतस्थ वर्ण का पूरा ब्यौरा आपके सामने स्पष्ट हुआ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। उत्पत्ति क्रम क्या है, यवरल है। क्यों है, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र में यवरल दिया हुआ है, 1 2 3 और 4, पांचवें और छठे माहेश्वरी सूत्र से आपका यवरल का प्रक्रिया उत्पत्ति क्रम बनता है। प्रक्रिया क्रम में वो यरलव हो जाएगा। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, य और व है। र क्या है, प्रकंपित या कंपन जात या लुंठित वर्ण के नाम से जाना जाता है। ल क्या है, तो पार्श्विक वर्ण के नाम से जाना जाता है। आपके जो अपनी प्रीलिम्स होती है, प्रीलिम्स के अंदर ये वर्णमाला पे प्रश्न सीधे सीधे यहां से बन जाते हैं, आपने देखे भी होंगे वाले प्रश्न। डन, यहां तक का मामला क्लियर है सब लोगों को। किसी को कोई डाउट आ रहा हो, किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो मन में, किसी को कुछ पूछना हो, अभी पूछ सकता है साहब। नहीं आ रहा हो तो एक बार अंगूठा अंगूठा दिखा दो, मुस्किया दो। मैं जानता हूं 4 बजे का समय है, आप लोग थोड़ा बहुत झपकी मारने के मूड में होंगे और मेरी क्लास लग गई, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चलती क्लास में सोएं। ठीक है, डन है, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी तक हमने कितना पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई 52 वर्ण थे, 52 में से 11 हटाए हमने स्वर के नाम पे, 2 हमने हटा दिए अयोग वाह के नाम पे, तो हमारे पास रह गए थे 39। 39 में से 25 हमने हटा दिए किस नाम से, स्पर्शी के नाम से, और 25 अगर हम हटा दें इसमें से तो हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, 14 बच जाएगा, है ना। 14 में से अब हम, नहीं कितने, 5, हाँ ठीक तो है, और इधर से ठीक तो है, और 14 में से अब हमने 4 हटा दिए, किस नाम से हटाए, 4 हमने हटा दिए अंतस्थ के नाम से, तो हमारे पास में अब कितने बच गए, 10 बच गए। और 10 में से अब हम 4 हटा देंगे, किसके नाम से, ऊष्म या संघर्षी के नाम से। अब ये क्या है, ऊष्म संघर्षी क्या है, तो समझो, आप जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो ध्वनि है, तो मुख से जो हवा निकलती है वो घर्षण करते हुए निकलती है, कहीं से टकराते हुए निकलती है, घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। तो स्वाभाविक बात है कि घर्षण करने पर उसमें एक ऊष्मा, गर्मी थोड़ी सी प्रकट होती है, तो आपके मुंह से गरम गरम हवा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से हैं, श, श, स, ह, 4 अलग अलग ध्वनि आ रही है। हम में से बहुत सारे लोग श, श, स और ह इनका अलग अलग उच्चारण नहीं कर पाते। ह का तो सब लोग कर लेते हैं, श, श, स में गलतियां करते हैं। आप मुझे बताओ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 18-20 हजार लोग, उनमें से सब लोग क्या श, श, स की गलती तो नहीं करते? क्योंकि आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा श, श, स का उच्चारण।
सबसे पहले श का उच्चारण समझो। ये जो श का उच्चारण होता है, इसमें हमारी जीभ तालू पे रहती है, मतलब जहां च होता है। जरा च बोल के देखो तो, च बोलो, च बोले। अब च बोलते समय जीभ को थोड़ा सा नीचे रहने दो, टकराओ मत, तो आपकी आवाज आएगी श। ये वाला श है, श शक्कर का। ठीक। अब एक काम करो, ट बोलो जरा, ट। ट कहां बोल रहे हैं? जीभ कैसे पलटाते हैं, ऊपर टकराते हैं, है ना? तो जब श बोलते हो ना आप, श बोलते समय आपकी जीभ को पीछे खींच लो। श षटकोण का बोल के देखो, जल्दी से बोल के बताओ। हाँ पूजा स्वागत। श षटकोण का। आवाज बदली कि नहीं बदली? अरे श और श में अंतर आया कि नहीं आया? श शक्कर का, श षटकोण का, श शक्कर का, श षटकोण का, श शक्कर का, श षटकोण का। आवाज में चेंज आ रहा है, श श। ठीक। तो ये तो आपका श षटकोण हो गया। अब अगर आप स बोलते हो, तो स बोलते समय तो हमारी दांत पे के पास ले जाओ जीभ, मसूड़ों पे, और हल्का सा उसके अंदर गैप दे दो, हवा को उसके ऊपर से जाने दो। सरोते का। तो ये श श स, ये च जो है ये तालव्य है, इसका मतलब ये जो श है यह भी तालव्य वर्ण है। ये जो ट है ये मूर्धन्य है, इसका मतलब श षटकोण भी कैसा है? तो मूर्धन्य वर्ण है। और ये जो स है ये आपके दांत से बोला जा रहा है, जहां से त बोला जाता है, तो ये त दंत है, मतलब स भी किस तरह का हो जाएगा? दंत वर्ण हो जाएगा। ठीक। अब बचा कौन? ह बचा। ह बोलते समय ना तो हमारी जीभ कंठ में टकराती है, ना जीभ यहां तालू में, ना मुर्दा में। ह तो यहां से बोला जाता है ना, ह। तो ये जो जगह है ये कहलाती है काकल्य। क्या कहलाती है? काकल्य। या फिर इसको स्वर यंत्रीय भी कहते हैं, स्वर यंत्रीय। या फिर इसको अलजिह्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजिह्व। तो अलजिह्व, स्वर यंत्रीय या काकल्य वर्ण कौन सा है? एकमात्र है, वो है ह। यहां तक की बात सबको स्पष्ट हुई? हम में से बहुत सारे लोगों को ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, है ना? हो रहा है आप लोगों के साथ में? आपने पहले पढ़ रखा था ये सब? ये सारी चीजें पहले पढ़ रखी थी क्या, कि पहली बार पढ़ रहे हो? सही सही बताओ। नाहिद, अंजलि, डॉली, खुशबू, शबनम, नमिता, विनोद, सबका कमेंट चाहिए। सब लोग बैठ गए, ये गलत है। टिका दिया ऐसा मोबाइल सामने, हम बैठ गए ऐसे पीछे खिसक के ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। श्वेता क्लियर है? उमेश, आदित्य, ठीक है, चलो बढ़िया। पूजा लेट आई थी लेकिन उन्होंने समझ लिया उसको, वेरी गुड, बढ़िया। पहली बार पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, चीजें नई चीजें समझ में आ रही हैं। आज तक कभी सोचा नहीं ना वर्णमाला के अंदर इतनी पंचायत भी होती है। है ना भाई? पुलिस अरे इतनी पंचायत वर्णमाला में है भाई, बहुत सारी पंचायतें। खैर, यहां तक का मामला हम लोगों को स्पष्ट है। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां तक जो आपने पढ़ा, ये पूरा का पूरा मामला मूल व्यंजन का था। देखो 25 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितने हो गए? 25 4 29 4 33। यही 33 वर्ण, 33 वर्ण जो है व्यंजन है, मूल व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल व्यंजन कहलाते हैं, है ना? और इन सबका अगर मैं आप लोगों को इनका उच्चारण स्थान बता दूं, ध्यान देना मेरी बात को, उच्चारण स्थान अगर मैं बता दूं, तो थोड़ा सा पीछे से चालू करेंगे। देखो ध्यान देना मेरी बात पे। सबसे पहले हमने लिया कंठ। तो कंठ में याद करो, स्वर में मैंने आपको बताया था कि अ और आ जो है वो कंठ्य है। व्यंजनों में मैंने आपको बताया क वर्ग, मतलब क ख ग घ और ङ, ये कंठ्य हो गए। फिर हम लोग लेकर आए तालव्य वर्ण। तो तालव्य के अंदर हमने क्या पढ़ा था? तालव्य में हमने पढ़ा था ई और ई, ये तालव्य थे। ठीक ठीक। अब व्यंजन में आज हमने क्या पढ़ा? च, छ, ज, झ, य। अब उस
तालव्य के बाद में हम देखो यहां पर ले आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में हमने पढ़ा था ऋषि का, है ना, ऋषि का मूर्धन्य था। अब इधर आज हमने क्या पढ़ा, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर मूर्धन्य के बाद में हमने पढ़ा दंत्य वर्ण। तो दंत्य में आपका कोई स्वर नहीं आया था, सीधे आपके व्यंजन आए थे, और व्यंजन में कौन सा आया था, त वर्ग। तो त, थ, द, ध, न। अब हमने दंत के बाद में ओष्ठ पढ़ा था, और ओष्ठ में हमने उ ऊ पढ़े थे, उ और ऊ। आज व्यंजन में क्या पढ़ लिया हमने, प, फ, ब, भ और म पढ़ लिया। अब आपका जो स्वर में रह गया वो कौन सा रह गया, ए ऐ ओ औ रह गया। तो हमने पढ़ा था कि कंठ तालव्य ए ऐ, और हमने पढ़ा था कंठ ओष्ठ्य मतलब कंठोष्ठ्य। तो कंठोष्ठ्य किस में आएंगे, कंठोष्ठ्य में क्या क्या आ जाएगा, ओ आओ, ये कंठोष्ठ्य हो गया। ठीक है, इतना स्पष्ट है सब लोगों को। अब इधर ये पूरा हो गया, अनाराम पूरे हो गए, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब क च ट त प ये पूरा हो गया। अब हमारा बच्चा य र ल व। तो य र ल व कहां जाएगा, जल्दी से सोचो। य र ल व में य जो है वो आएगा यहाँ पे कंठ तालव्य में, र जाएगा किसमें, मूर्धन्य में, ल कहां जाएगा, दंत्य में, और व जो बचा वो व यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसको कहते हैं दंतोष्ठ्य। क्या कहते हैं, दंतोष्ठ्य। आप देखो उच्चारण करके देखो, व का उच्चारण करो, व बोलते समय हमारे दांत और ओठ के बीच टकराना होता है, इसलिए व जो है वो दंतोष्ठ्य है। ऐसे ही अगर आप फ कहेंगे, फ बिंदी वाला फ, ये वाला, तो ये भी आपका कंठोष्ठ्य दंतोष्ठ्य वर्ण होता है। तो व फ दंतोष्ठ में आ गए। अब हमारे श श स ह बच गए। तो श श स ह कहां जाएगा, यहां पे आएगा श, यहां आएगा श, यहां आएगा स, और ह के लिए मैंने क्या बोला था, काकल्य। ह हो गया। हाँ, स्वागत सीमा, आपका भी स्वागत। यहां तक की बात सबको स्पष्ट हो गई क्या, कुछ छूटा तो नहीं, जल्दी से कमेंट करो, हाँ ना बोलो जल्दी से, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। सबको स्पष्ट है यहां तक की बात, सबको समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब हमारे जो वर्णमाला में प्रश्न आएंगे स्वर या व्यंजन से, वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कहां से कौन सा उच्चारण किया जाता है। अच्छा, इनको उच्चारण भी वैसे ही करना जैसे कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नई चीजें और ऐड कर रहा हूं मैं। कभी कभी वो पूछ लेते हैं दोस्तों कि वर्त से वर्ण कौन से हैं, क्या बोलेंगे वो, वर्त से वर्ण कौन से हैं। तो वर्त का मतलब होता है मसूड़े, वर्त का क्या मतलब होता है, मसूड़े। और ये सबसे आसान मामला है, क्योंकि ये सबसे सरल है। क्या है, सरल, सरल को वर्त से वर्ण कहते हैं। एक और चीज वो पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि भैया नासिक के व्यंजन कौन से हैं, क्या बोलेंगे, नासिक के व्यंजन। तो नासिक की व्यंजन में हमेशा याद रखना कि जो आपके पंचमाक्षर हैं, बिंदी नहीं लगाओ तो ऐसे लिख देना, नहीं तो बिंदी लगा दो। पंचमाक्षर मतलब कि ङ, य, ण, न और म, ये आपके नासिक के हैं, पंचमाक्षर ये वाले। ये लो साहब, कुछ नई चीजें और ऐड कर दी मैंने। तो ये वाला मैं ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं, ये वाला बाद में जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर ये बना हुआ मिलेगा, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक, डन, चला जाए आगे।
हाँ बिल्कुल, नाक से बोले जाने वाले नासिक के व्यंजन ङ यण न म। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका सबका मामला, यहां तक का मामला स्पष्ट हो गया। अब यहां तक हमने अभी मूल स्वर पढ़े हैं, मूल व्यंजन पढ़े। अब हमको संयुक्त व्यंजन की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। हमारे जो 6 रह गए थे उसमें से पहला आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दरअसल संयोजन से बना है। किसके संयोजन से बना है? दो व्यंजनों के संयोजन से तैयार हुआ। सबसे पहला है कौन सा? क्ष क्षत्रिय का। क्ष कैसे बोला जाता है? आधा क और इसके साथ में ष षटकोण का। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, क्ष को क्ष नहीं बोल पाते, छ बोलते हैं, है ना? छ क्षत्रिय का। क्षत्रिय नहीं है ना वो। अब एक दिन की बात है, मैं बता रहा हूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, कुछ बच्चे आए, बोलते क्या सर कक्षा में आ जाए। मैं बोला कक्षा में क्या आना है, पैंट वैंट पहन के आओ। दरअसल क्ष और छ को आप थोड़ा सा गलती करोगे तो आप कहां से कहां लेकर चले जाओगे, आपको ये समझना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती आपके उच्चारण की शब्द का ऐसा अर्थ निकाल के देगी जिसका मामला ही बदल जाएगा, है ना? तो क्ष है, छ नहीं है, क्ष। आधा क और ष षटकोण का। ठीक वैसे ही जो त्र है आपका, वो त्र बना है आधे त और र से। आप देखोगे भी, इसकी अगर आकृति भी देखोगे तो देखो आधा त और उसके साथ में र रकार लगा हुआ है, ये वाला र रकार है, तो ये त्र बन गया। अगला है आपका ज्ञ। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको ज्ञ कहते हैं। ये क्या बनाया हमने? लोग कहते हैं ज्ञ। ज्ञ नहीं है, क्योंकि ये बना है आधे ज और पंचमाक्षर ञ से बना है, तो इसको हम बोलेंगे ज्ञ। क्या बोलेंगे? ज्ञ। और चौथा जो है वो है श्र। अब देखो श्र की आकृति समझना, ये श्र ऐसे लिखते हैं ना हम। इस श्र को आप दो भागों में बांट सकते हैं क्या? देखना, एक तो ये और एक ये। अब आप ये तो जानते हो कि ये क्या है, रकार है, तो ये तो र हो गया। अब ये वाला क्या है? ये जो इधर वाला दिख रहा है, ये वाला, ये वाला क्या है? ये श है। आपने ध्यान दिया हो कभी, पुरानी पुस्तकों में अगर ध्यान दिया हो तो उसमें आप देखोगे पश्च ऐसा लिखा रहता है, प। देखा है कभी? जैसे पश्चाताप लिखा है तो वो ऐसे लिखा होगा। देखा है? आश्वासन ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने, आश्वासन, है ना? तो ये क्या है? ये आधा श है, ऐसा। ये बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग कभी भी भाषा पे या लिपि पे ध्यान नहीं देते। ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा श्रृंगार। श्रृंगार की जो वर्तनी है वो सही वर्तनी है ये वाली। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो श्र लिखेंगे, उसके अंदर फिर ऋकार का लगाएंगे, फिर इसके अंदर ये गलत हो गया। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला। क्या है इसके अंदर? आधा श लगा है, उसके अंदर ऋषि की मात्रा लगी है। हाँ, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। कई बार तो आप जो लिपि, जो ये हम टाइप करते हैं ना, यूनिकोड वगैरह, वो इसको लिख ही नहीं पाता, वो ये वाला लिख देता है या ये वाला लिख देता है। गलत है, ये वाला सही है, ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, दरअसल आधा श है और साथ में रकार लगा है। अगर रकार हटा के आपने ऋषि लगाई तो फिर ऐसा दिख जाएगा, वो श्रृंगार ऐसा दिखेगा। तो ये लॉजिक है इसके पीछे। तो चारों चीजें याद हो गई। अभी कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा आप लोगों को? कौन कौन सा है? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष कहां आएगा? आधे का और ष षटकोण। त्र में क्या है? आधा त और र। ज्ञ क्या है? आधा ज और पंचमाक्षर य। श्र क्या है? आधा श और र। आपने कभी ध्यान दिया हो, अगर हो सकता है आपने ध्यान दिया हो सकता है नहीं भी दिया हो, आपने कभी शब्दकोश देखा है क्या? शब्दकोश पढ़ा कभी आपने? निकाला कभी शब्दकोश? देखा? कोई शब्द ढूंढा शब्दकोश के अंदर? किया नहीं किया? आपके पास में है शब्दकोश? है, मोटा सा शब्दकोश आता है हिंदी का। अगर आप शब्दकोश उठाओगे और अगर आप उसके अंदर कोई शब्द ढूंढोगे ना, ध्यान देना मेरी बात को, ये बहुत कम लोग बताएंगे आपको। शब्दकोश जब आप उठाओगे तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या चलता है?
आपका ये जो क्ष है ना, ये क के बाद मिलेगा आपको। देखो शब्दकोश थोड़ा सा पढ़ा देता हूं आपको। शब्दकोश, शब्दकोश में एक तो श शक्कर का रहता है, श षटकोण का नहीं रहता, पहली बात। ठीक है, एक होता है कोश, एक होता है कोश। तो ये वाला जो है ये भंडार है और ये शब्द भंडार है। ठीक, अब ये जो कोश होता है, शब्दकोश जो होता है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो पहले तो आपको अ आ इ ई उ ऊ मिलेंगे, स्वर मिलेंगे। उसके बाद में आप जैसे ही व्यंजन की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कंग, उसके बाद मिलेगा आपको क, उसके बाद मिलेगा आपको कह, इसके बाद मिलेगा आपको क, फिर का, फिर की, फिर की, फिर कु, फिर कु, फिर क्रिक, के, कै, को, कौ, और उसके बाद मिलेगा आपको आधा क। और आधा क का मतलब आप जानते हो ना, आधा क आपके क्ष में भी है, इसका मतलब यहीं पर आपको क्ष मिलेगा। क्ष आखिरी में नहीं मिलेगा। हम ये सोचते हैं ना कि यर लव शेष सह क्षत्रज्ञ, तो श क्ष क्षत्रज्ञ आपको आखिरी में नहीं मिलेंगे, आपको क वाली लाइन में ही क्ष मिल जाएगा। और जो त वाली लाइन है उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा तंग, फिर त, फिर तह, फिर त, फिर त, फिर ता, ऐसे ती ती तू तू ते तई तो तौ तम तह। तो तौ 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 के बाद में आ जाएगा आपका आधा त, और इसी आधे त में ही आपको त्र मिलेगा। ऐसे ही अगर आप ज्ञ ढूंढोगे, ज्ञ जो आप हम बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ नहीं होता ज्ञ होता है, तो आपको ये ज वाली लाइन में मिलेगा। जन, ज, जह, ज, जा, जी, जी, जू, जू, द्रि, जे, जय, जो, जौ, और आधा ज। और इसी आधे ज में आप आगे जाओगे तो आपको ज्ञ भी मिल जाएगा। ऐसी जानकारी जो सामान्य स्थिति में लोगों तक नहीं पहुंच पाती, आप तक पहुंच गई। मजा आया? प्रतिमा त्रिपाठी का भी स्वागत है हमारी कक्षा में। अरे बात स्पष्ट हुई हाँ कि ना, जल्दी बताओ। भूलोगे तो नहीं ये वाली कहानी? कई बार पूछा जाता है शब्द, जैसे क्या प्रश्न कैसे आता मालूम? शब्दकोश में क्ष किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, श, या फिर ह? तो आपको आंसर क्या लगाना है? क लगाना है। ठीक है, ह के बाद क्ष नहीं आता, क के बाद क्ष आता है। चल, तो यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। क्षत्र, ज्ञ, श्र, इनके अंदर किन किन वर्णों से मिलकर बना है, इस पर भी प्रश्न कई बार आया है। खासतौर पर ज्ञ वाला तो कई बार उन्होंने पूछा है कि ज्ञ किन किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। ये याद रखने वाली कहानी है। आइए आगे चले, लेकर चलते हैं आपको उत्क्षिप्त व्यंजनों की तरफ। उत्क्षिप्त व्यंजन को हम कई नाम से जानते हैं। उत्क्षिप्त कहते हैं इनको, इनको हम आगत व्यंजन कहते हैं, इनको हम द्विगुणी व्यंजन कहते हैं, द्विगुणी व्यंजन। इनको हम विकसित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त, आगत, द्विगुणी या विकसित व्यंजन। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं भाई, इसको समझना पड़ेगा। कहानी दरअसल यह है कि हमारी जो संस्कृत है, संस्कृत में हमको ड भी दे रखा है और ढ भी दे रखा है। ये दो वर्ण तो हैं संस्कृत में, ठीक, लेकिन हिंदी आते आते इन ड और ढ का एक दूसरा गुण भी हमको दिखाई दिया, जो कि बिंदु लगाकर हुआ। और भाषा का जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको सिखाया था कि संस्कृत, संस्कृत से फिर बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश में हमको यह स्वरूप देखने को मिला। मतलब यह जो ड़ और ढ़ है, ये आगत इसलिए हैं क्योंकि ये अपभ्रंश से आए हैं, संस्कृत से नहीं आए। इसीलिए इनको विकसित कहा जाता है क्योंकि इनका विकास हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी के दौरान। इसीलिए इनको द्विगुणी कहा जाता है क्योंकि ड और ढ का दूसरा गुण हमको देखने को मिला।
और उत्क्षिप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ड़ ढ़ का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम जिह्वा की नोक को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं, और उछालने के लिए शब्द आता है उत्क्षिप्त, ऊपर की तरफ फेंकना, उछालना, उत्क्षिप्त। तो ड़ और ढ़ ये दो उच्चारण जो है ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है, आगत व्यंजन है, द्विगुणी व्यंजन है, विकसित व्यंजन है। क्या यह बात स्पष्ट हो गई? क्या 52 वर्णों की श्रृंखला पूरी हुई? यहां तक की बात स्पष्ट हो गई हो तो जल्दी से मुझे बता दो। 52 वर्ण कुल है, इसमें से 11 स्वर थे, 2 अयोगवाह थे, कुल व्यंजन स्पर्शी, अंतःस्थ, संघर्षी, संयुक्त, आगत। डन? किसी को कोई डाउट आ रहा हो अभी पूछ लीजिए सर। अभी मुझे और भी बहुत सारी बारीक बारीक चीजें बतानी है। अभी मैं क्या बताया बच्चा शबनम? इससे पहले जो मैं बता रहा था ये वाली बात कर रहा हूं, क्या कर रहे हो? क्या एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर की तरफ फेंकना। तो जब हम जिह्वा की नोक को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको कहते हैं उत्क्षिप्त। अब ड़ और ढ़ का उच्चारण करो। रण ड़ ढ़ ड़ ढ़ ड़ ढ़। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जीभ को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया है, बस कहीं पे टकरा नहीं रहे हैं, इसलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहां से आए? तो हमको ये पता चला कि अपभ्रंश से आए हैं। कहां से आए हैं? अपभ्रंश से आए हैं, इसलिए इसको आगत कहते हैं। अब इनको विकसित क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो भाषा है, संस्कृत जो भाषा है, वहां पे ड और ढ तो थे, है ना, जब गडदश घड़धश, जब गडधश, तो ये तो वहां थे। लेकिन ड और ढ का एक अलग स्वरूप दिखाई दिया, तो जो विकास क्रम था उसके अंदर ये विकसित हुए हैं, इसलिए विकसित व्यंजन भी कहलाते हैं। और इनको द्विगुणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ड और ढ का दूसरा रूप देखने को मिलता है। ड से ड़ और ढ से ढ़ बना, तो इनको हम द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं। अब स्पष्ट हो गया ये शबनम? अब स्पष्ट है क्या? क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जितने स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, क्या सबको मामला स्पष्ट है? चल, अब यहां से आगे हम लोग जो चल रहे हैं ये कुछ और नई बातों को समझने के लिए चल रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने समझा दिया, नासिक समझा दिया, पार्श्विक समझा दिया, प्रकंपित समझा दिया, ये चारों चीजें मैंने सिखा दी हैं। रिपीट करना हो तो बोलो। उत्क्षिप्त मतलब ड़ ढ़, नासिक के अंदर मैंने पंचमाक्षर बताए थे ङ यण न म, पार्श्विक मैंने आपको बताया था ल है, प्रकंपित मैंने बताया था र। ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आगे चले हम तो र में उ और ऊ की मात्रा समझ लो। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि र में एक ही मात्रा लगती है, नहीं, र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में अंतर होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। र में जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये अंदर की तरफ जाती है, जैसे गुरु, शुरू, ठीक। और ये जब र में बड़े ऊ की मात्रा लगती है, र में जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये घुंडी लगा के बाहर की तरफ निकलती है, जैसे रूप। सोचा था ये? कभी नहीं सोचा था, ध्यान ही नहीं दिया होगा आप लोगों ने। जैसे एक शब्द आता है गुरुपदेश, ऐसा। तो र में बड़े ऊ की मात्रा बाहर की तरफ निकलती है, र में छोटे ऊ की मात्रा अंदर की तरफ जाती है। अब चलते हैं र की मात्राओं को और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, र में र की मात्रा तीन तरह से लगती है। देखो, र एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसकी मात्राएं लगाते हो आप। एक लगाते हो ऊपर की तरफ, जैसे कर्म, सर्प, दर्प, है ना।
एक आप लगाते हो नीचे की तरफ, जैसे क्रम, द्रुम, ट्रम्प, है ना, ड्रम, ऐसे। और एक आप गलती से बोलते हो कि र की मात्रा है, ये र की नहीं है, ये री ऋषि की मात्रा है। जैसे हम लगा देते हैं मातृ, मातृभूमि, पितृ, है ना, और क्या है, तृण, ठीक। ये जो लग रहा है, ये जो नीचे लगा हुआ है, ये तो री ऋषि की मात्रा है, रू ऋषि की मात्रा नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तृप्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, तृप्ति। तृप्ति नहीं होता, तृप्ति होता है। अरे थैंक यू सर, नाइस सर। अभी तो आप बोल रहे थे, बोले आपको ये, आप जो है कौन सी फैकल्टी नहीं हो, क्या बोले थे तुम? अभी तक कितनी क्लासेस हुई नहीं है? यू आर, सर यू आर नॉट आइडेंटिफाइड सर, वाई? अरे आई एम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। मजाक कर रहा हूँ। देखो री ऋषि जो है ना, ये जैसे कुछ लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, तृप्ति। तृप्ति नहीं है, तृप्ति बोलते हैं, तृप्ति, तृप्ति नहीं होता। आपको देखने को मिलेगा मराठी और गुजराती रीजन में, गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पे री ऋषि न बोल के रू ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रू ऋषि। तो आपने देखा होगा पीएम भी जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं मातृभूमि, तृप्ति, पितृ, है ना, सृष्टि, तृप्ति, ये शब्द है नहीं। अगर आप संस्कृत को देखोगे तो आप संस्कृत नहीं कहते, संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संस्कृत, संस्कृत नहीं होता। जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला रीजन है, ये पूरा पश्चिम वाला जो रीजन है, वो री ऋषि ना नहीं उच्चारण कर पाता, रू ऋषि कहता है। और ये उससे पहले की समस्या है, मतलब ये आज से समस्या नहीं है। तो उनका जो उच्चारण है वो रू ऋषि का है। हम लोग संस्कृत में, हम लोग गुजराती या मराठी में बात नहीं कर रहे, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको तृप्ति कहना है। तृप्ति, सृष्टि, मातृ, मातृभूमि, री ऋषि का। अब इसके अलावा जो दो हैं उनको जरा आप समझ लो। ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं रेफ। और हम सामान्य भाषा में अपने आपस में बातचीत जब करते हैं तो कहते हैं उड़ंतु र। क्या कहते हैं, उड़ंतु र। रेफ कहलाता है। रेफ का मतलब होता है आधा र। कितना होता है ये र, आधा। कैसे होता है, देखो ध्यान देना। अगर मैं इस कर्म शब्द को दो भागों में तोड़ दूं, या स्वर और व्यंजन को तोड़ दूं, जिसको हम वर्ण विश्लेषण कहते हैं, तो देखना इधर, यह आधा क, कर्म, बोलो सही, सही तोड़ा क्या? तो यहां पे क के साथ अ है, म के साथ अ है, र बेचारा अकेला है, और र के साथ अगर स्वर नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है भाई, ये आधा र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, आधा हुआ ना। ऐसे ही सर्प को भी अगर आप तोड़ोगे तो सर्प, है ना। लेकिन अगर आप क्रम को तोड़ोगे, क्रम, अब ध्यान देना मेरी बात को, ये जो होता है ये वाला, ये वाला, या इसको आप ऐसे भी दिखाते हो, ये जो होता है ना, ये कहलाता है रकार। या फिर इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पदेन र। और ये पूर्ण र होता है, पूर्ण र होता है। कैसे, उदाहरण से देखेंगे। आपको लिखना है क्रम, क्र, क्र, म, सही है। तो यहां देखो, र के साथ में अ है, म के साथ में भी अ है, लेकिन क के साथ में अ नहीं है। तो यहां पे आधा क, र पूरा, यहां पे क पूरा, आधा र। ये बात समझ में आ गई सबको? जरा जल्दी से अंगूठा दिखा दो। नहीं यार, बिना बोले आप मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, सही सही बता रहा हूं। मैंने इतनी सारी छोटी 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 चीजें पढ़ा दी हैं कि कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां तक की बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, स्पष्ट हुई कि नहीं? ऑल क्लियर है मामला, पक्की बात? बाकी सबका कमेंट चाहिए भाई। आज जितनी क्लास है, जितने स्टूडेंट है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। नाहिद, शबनम, रुद्रा, मानवेंद्र, बहुत बढ़िया। चलो सत्येन, सीमा, विनोद, और कौन कौन है क्लास में, डॉली,
सबका कमेंट चाहिए भाई, अंजलि, पूजा, सबका एक एक का कमेंट चाहिए मुझे आज। आप लोग पीछे टिक के नहीं बैठोगे यार, क्लास में मजा नहीं आता यार। हाँ, शिवानी, खुशबू, कौन कौन रह गया, और कमेंट किसका नहीं आया, आदित्य, अंगूठा दिखा दो, मुस्किया दो, जैसे ऐसे बोल दो, अरे सर आ गए, बस ये इतना में और हो जाता है काम। आप सपना, शाबाश। हाँ, ऐसे मुस्किया दोगे तो भी चलेगा, ऐसे जरूरी नहीं सबको लिखना ही पड़ेगा। नींद आ, मेरी आवाज सुन के नींद, मैं लोरी गा रहा हूं। मैं एक और लोरी वाली क्लास लगवाऊंगा, मैं बोल दूंगा सर को कि सर मेरी आवाज से लोगों को नींद आ जाती है, एक एक क्लास और लगवाओ जिसमें मैं लोरी सुनाऊंगा बच्चों को। मैं जादूगर हूं, अच्छा। चलो, जादूगर के शागिर्दों, आ जाओ आगे चले। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब देखो, छोटी छोटी सी दो तीन चीजें और बच गई हैं, है ना। 4 बजे तुम 4:30 बजे मुझसे पढ़ोगे तो नींद तो आएगी, समझते समझते। अच्छा, होता क्या है, एक और चीज बताता हूँ, मैं इसीलिए आप लोगों से मस्ती करता रहता हूँ बीच बीच में, है ना, चुटकुले सुनाता रहता हूँ। तो आप लोग क्या करते हो, फिर मैं बोलते हो, अरे सर आप तो हंसी मजाक कर रहे हो। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा, आप समझो ये हिंदी है, और हिंदी में भी होता क्या है, आपने सबने कारण, नहीं नहीं, कारण मैं बताता हूँ, मैं कारण मैं आपको बताऊंगा। मेरी आवाज तो खैर अपनी जगह पे जो है सो है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं रजा मुराद बन के तो पढ़ा नहीं सकता दोस्तों। अब इससे ज्यादा तो मेरी आवाज, बेस जा नहीं रहा मेरी आवाज का, मेरी आवाज का भाई इससे ज्यादा बेस तो नहीं जा सकता। अब इससे ज्यादा बेस तो जाएगा नहीं। अब होता क्या है कि आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ रखी है, प्रॉब्लम कहां से आती है पता है, वर्णमाला आपने सबने पढ़ रखी है। अब जब आप वर्णमाला पढ़ चुके हो, उसी के अंदर से नए नए धागे निकलते हैं, तो आपको लगता है अच्छा ये भी था, है ये अच्छा। अब वो अच्छा के चक्कर में आपकी धीरे धीरे, अभी मैं अगर आपको XYZ पढ़ाने लग जाऊं ना, तो आपको नया नया पढ़ना, जैसे हैकिंग पढ़ाना सिखा दूं, तो आपके लिए नया हो जाएगा, तो आपको मजा आएगा। अब अनाराम तो बचपन से पढ़ के आ रहा है, अनार का, सबने किया ना, तो यही दिक्कत आ जाती है। खैर चलिए, थोड़ी सी छोटी छोटी सी और दो चार महत्वपूर्ण बातें आपको बता के, और उसके बाद में प्रश्न प्रश्न खेलेंगे, तो नींद उड़ जाएगी आपकी। चलिए, प्राणत्व के आधार पर, अच्छा ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर जब हम हिंदी को पढ़ते हैं, वो एक और नया कहानी बना देती है। अब प्राणत्व है क्या, सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्राणत्व का मतलब क्या होता है। प्राणत्व का मतलब होता है ऑक्सीजन, वो बाबा रामदेव करवाते कि नहीं, कपाल भाती। देखो, प्राण है ना, सांस नहीं लेंगे तो बचेगा आदमी, नहीं बचेगा ना, प्राणत्व। तो वायु, प्राण वायु, प्राण वायु से याद रखो प्राणत्व को, प्राण वायु, ठीक। अब जब आप सांस ज्यादा जोर से छोड़ोगे, हवा ज्यादा निकलेगी, तो उसको क्या कहेंगे, महाप्राण। महा मतलब ज्यादा, और अल्प मतलब क्या होता है, कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कम हवा निकले, उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे, और जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकले, उसको हम महाप्राण कहेंगे। अब ये कम ज्यादा वाला मामला समझ लो जरा, ठीक है। कम जब अल्प प्राण बने, अब अल्प प्राण कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, अ आ ई में तो वैसे ही हवा नहीं निकलती, तो स्वर जो है ना, वो तो अल्प प्राण में पहले से ही है, रख लो उसको, तो अल्प प्राणी है ये। बोल के देखो ना, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, हवा ज्यादा निकल रही है क्या मुंह से, नहीं निकल रही है, तो वो अल्प प्राण हो गए, हो गए। अब जरा देखो, क, ख, ग, घ, ङ, जरा बोल के देखो तो, किसमें ज्यादा हवा निकल रही है, ऐसे हाथ रखो और बोलो, क, ख, ग, घ, ङ, किसमें ज्यादा हवा निकली, बताओ जल्दी से। हाँ, एरम, स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग, बताओ जल्दी से। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें, किस वर्ण में आपके मुंह से ज्यादा हवा निकल रही है, बोल के देखो। क, ख, ग, घ, ङ, किसमें हवा ज्यादा निकली, भाई एक तो दूसरे में निकल रही होगी, और एक चौथे में निकल रही होगी, राइट है, राइट है ना।
तो दूसरा और चौथा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। और पहला, तीसरा और पांचवा क्या बन गया? अल्प प्राण हो गया। बात समझ में आई? शाबाश। अब यहां तक की कथा तो सबके लिए आसान थी। क ख ग घ ng में क ग ng ख घ, फिर छ झ, ये भी इधर आ जाएंगे। दूसरा और चौथा किसी भी वर्ण का दे दो, छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ये सब महाप्राण है। और आपका जो कचट तप है, गजड दब है, नयन नम है, ये सब के सब अल्प प्राण हो गए। अब आगे आता है य र ल व। तो आप खुद बोल के देखो, य र ल व, कोई उच्चारण में आपकी हवा ज्यादा नहीं निकल रही, तो इसका मतलब जितने अंतःस्थ वर्ण है वो सब के सब अल्प प्राण है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे श श स ह, तो इन सब में हवा निकलती है। इसका मतलब महाप्राण में क्या क्या आया? एक तो किसी वर्ग का दूसरा वर्ण, किसी वर्ग का चौथा वर्ण, और श श स ह, इनमें हवा बाहर निकलती है। तो ये सब के सब क्या हो गए? महाप्राण हो गए। डन। इधर क्या क्या आ गया? स्वर आ गए, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, और अंतस्थ वर्ण हो गए, ये सब अल्प प्राण हो गए। यहां तक किसी को कोई कष्ट तो नहीं? अल्प, महा। अल्प में क्या आ जाएगा? पहला, तीसरा, पांचवा, स्वर, अंतस्थ। महाप्राण के अंदर क्या आ जाएगा? दूसरा, चौथा और संघर्षी। ये लो सब क्लियर हुआ? हाँ, अल्प यानी कम, महा यानी ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज पढ़ लो यहीं पे, घोषत्व के आधार पर। अब आपके दिमाग में आएगा फिर अब ये और कुछ नया ले आए सर। घोषत्व, घोषत्व का मतलब होता है झंकार आना, एक इको बनना। ये वाला इको सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? आप करके देखो जरा, गले पे ऐसा हाथ लगाओ, ऐसे हाथ लगाओ। हाँ, कंपन हो रहा है ना अंदर, है ना? झंकृति आ रही है ना, झंकृति। हाँ सर, ये मेंस का क्लास है। हम में से कई सारे लोग तो यही सोच के बैठे होंगे, अरे अनाराम कौन पढ़ता है मेंस में? भाई अनाराम नहीं पढ़ोगे। अच्छा चलो एक बात बताओ, जितने लोग मेरी क्लास में हैं, पिछली कक्षा में भी थे, इस कक्षा में भी थे, आपको अभी भी लगता है क्या कि ये मेंस के लिए आपको काम में नहीं आएगा? जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो मेंस में काम आएगा कि नहीं आएगा? सही सही बताना। आएगा। अच्छा, डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि अरे सर हमारे डायरेक्ट तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा इसमें से? ये आ रहा है क्या मन में किसी के कि अरे सर ये वर्णमाला से तो प्रश्न ही नहीं आते? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं मेरी क्लास में। उनको जब मैं वर्णमाला पढ़ाता हूं ना, तब लगता है अरे वर्णमाला क्या पढ़ना, छी, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये मार साहब हमको वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, छी। अब वो बाद में जब फंस जाती कहानी, कब? जब मैं आप लोगों को अभी स्वर संधि पढ़ाऊंगा ना 7 बजे वाली कक्षा में, तब आधों के पसीने आ जाएंगे। अरे यार ये कब बोले, मतलब वर्णमाला पढ़ने की कब बात हुई थी? अब वो फिर पसीना आ जाता है। क्यों आता है पता है? क्योंकि जिसको इसके बारे में नहीं पता, जिसको इसके बारे में नहीं पता, उसको ना वर्ण, ना तो संधि समझ में आएगी, ना समास समझ में आएगा, ना उपसर्ग प्रत्यय समझ में आएंगे। ये इतनी बारीक कहानी है। और ना वर्तनी ठीक होगी, वर्तनी में भी इसी की जरूरत पड़ती है। तो वर्तनी में गलतियां करते हो आप लोग, फिर वाक्य विन्यास में गलती होती है, और फिर निबंध में तो गलतियां करेंगे ही करेंगे हम। तो सोचो मैं यहां से कहां तक की आपकी यात्रा को सही करने का प्रयास कर रहा हूं, है ना? हाँ, ये जो है नमक जैसा है, बिना नमक के सारा खाना व्यर्थ। आ जाओ आगे चलते हैं। तो यहां पर झंकृति या इको जिसको हम कहते हैं, उसके आधार पर हमने इसको दो स्थिति में बांटा है। एक है अघोष और एक है घोष या सघोष। इसको सघोष भी कह देते हैं भाई, तो घोष या सघोष। अब अगर आप देखोगे अब अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला क, ख, ग, घ और ng,
इसको जरा उच्चारण करो, क ख ग घ ङ। हाँ, जब पेपर में आते हैं और बोल के देखते हैं तो फट से जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप बोल के देखो, क ख ग घ ङ। तो आप देखोगे कि पहले और दूसरे वर्ण में कोई झंकार नहीं है, उसके अंदर झंकृति नहीं है। तीसरे चौथे पांचवे में झंकृति है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सघोष और ये हो गए अघोष। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है ना, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब अघोष होते हैं। और घोष कौन से होते हैं? ग घ ङ ज झ ञ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म, ये सब सघोष है। तो अगर मैं यहीं पर बना दूं आपको घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, तो यहां पे बन जाता है आपका, एक तो हो जाता है अघोष और एक हो जाता है सघोष। ठीक, तो अघोष में कौन सा आ जाएगा? पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। इधर आ जाता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है। अब ये तो सिर्फ, ये तो सब संघर्ष वो हो गए, शुरू शुरू के हो गए। अब य र ल व बोल के देखो, य र ल व, सब में आ रहा है ना? प्रियंका, स्वागत प्रियंका। य र ल व किधर आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। तो ये अंतस्थ वर्ण मैंने लिख दिए सघोष में। अब आप देखोगे श श श स, इनमें कोई ध्वनि नहीं है, तो ये तीनों आ जाएंगे इधर, श श स। आपका जो ह है वो आ जाएगा सघोष में, ह। ठीक है। और बचा क्या? तो स्वर जितने हैं वो सभी भी सघोष ही हैं। तो ये वाले हो गए आपके सघोष, ये हो गए आपके अघोष, ये हो गए आपके अल्प प्राण, ये हो गए आपके महाप्राण। बोलो, ये दोनों एक जगह पे लेकर आपको सब एक साथ पढ़ाने का प्रयास। ठीक है सर, यहां तक का मामला क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, यहां तक की बात सबको स्पष्ट एकदम? मुस्किया दो जरा, अंगूठा अंगूठा दिखा दो। नींद से जाग, चैन से सोना है तो जाग जाओ। जाग गए सब? आगे चलें, चला जाए आगे, चला जाए आगे। चलिए, घोषत्व हो गया, घोष हो गया, इनके सारे मैंने ये भी बता दिया आपको, ये भी सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब मेरी तरफ से वर्णमाला पूरी हो गई। वर्णमाला में कोई भी, किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो, जल्दी से पूछ लो भाई। मेरी तरफ से वर्णमाला पूर्ण हुई। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है वर्णमाला से जुड़ा हुआ, वर्णों से जुड़ा हुआ, किसको कैसे लिखना चाहिए, देखो मानक अमानक वैसे मैं पढ़ाऊंगा, वर्तनी जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। एक बार देख लो आप क्या पढ़ा रहा हूं मैं, मानक अमानक। जैसे जो अ है, पहले आपने देखा होगा इस तरह का अ, देखा होगा आपने, देखा है क्या नहीं, कि देखा है कि नहीं देखा है? या आपने देखा होगा अ इस तरह का, पुरानी किताबों में इस तरह का अ लिखा हुआ देखा होगा आपने। अब ये अमानक है, अब ये वाला ही अ चलेगा। ऐसे ही अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले ऐसे ख लिखते थे, ये वाला ख, ये भी कैंसिल हो गया है, अब ये ही वाला ख चलेगा। इसी तरह से आपने कभी ध्यान दिया हो पुरानी किताबों में तो इस तरह से झ लिखते थे, ये झ भी अब नहीं चलेगा, ये वाला ही झ चलेगा। ठीक है। ऐसे ही एक था च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ ढ ण ण ण को आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ऐसा 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 देखा है कभी आपने? ऐसे पुरानी किताबें पढ़ोगे तो दिखेगा आपको। अब ण यही वाला मान्य है, ये वाले मान्य है। ठीक, ऐसे ही आपने देखा होगा त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ, भ को आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा। ये वाला भ भी अब कैंसिल हो गया है, ये वाला भ चलेगा, ये वाला। ठीक,
म तो ठीक है, य र ल व, य ठीक है, र, हाँ, ल, ल को भी पहले हम लोग ऐसे बनाते थे, मेरी भी आज भी आदत ऐसी ही है, ये वाला ल मैं बनाता हूं, पर ये वाला ल भी अमान्य कर दिया गया है, ल केवल ये वाला चलेगा, ये वाला ल चलता है। व ठीक है, श, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, श्र को भी हम लोग पहले इस तरह का लिख देते थे ऐसा, ये वाला श्र भी अब कैंसिल हो गया है, अब यही वाला श्र चलेगा, ये वाला, है ना। हाँ, बस यही लिखना, लिखना भी यही है अपने को, ठीक है, श्र। अच्छा, कुछ क्या होता है, जैसे हम लोग पहले लिखते थे पंच, ऐसे लिखते थे पंच, तो ये वाला भी बंद हो गया, अब सिर्फ सिर्फ सीधे सीधे पंच ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही हम लोग पहले क्या गंगा इस तरह से लिखते थे, ऐसे गंगा, ये भी अब कैंसिल, गंगा ऐसे ही लिखना है। ऐसे ही पहले हम लोग दंड ऐसे लिखते थे, दंड, ये भी कैंसिल हो गया, अब दंड, दंड जो है वो ऐसे ही लिखेंगे, दंड ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही जैसे कंप लिखते थे ना, कंप, तो कंप ऐसे लिखते थे, ये कंप भी आजकल कैंसिल है, कंप इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग मुक्त ऐसे लिखते थे, मुक्त ऐसे लिखते थे, ये मुक्त भी आजकल कैंसिल हो गया, ये वाला मुक्त है ऐसा, ठीक है, याद रहेगा इतनी सारी बातें। जैसे पहले हम लोग पद्म लिखते थे ऐसे करके, ऐसे पद्म लिखते थे, ये भी कैंसिल हो गया, अब ऐसा आपका पद्म ऐसे लिखेंगे, ऐसे पद्म। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं मानक भाषा में, एक राजभाषा द्वारा लेकर आए हैं, राजभाषा द्वारा कुछ मानक अमानक वर्णों का ब्यौरा बना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, धीरे धीरे मेंस के अंदर खासतौर पर इन सब चीजों का ध्यान देना जरूरी है आपको, अगर आप इनका ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां होंगी। जैसे शक्ति लिखना है आपको, सुनना, पहले हम लोग लिखते थे शक्ति, अब ये नहीं चलेगी, तो अब कैसे चलेगी, ये चल सकती है, ये चल सकती है, ये वाली नहीं चलेगी, ये वाली चल जाएगी, ये वाली चल जाएगी, ठीक। अच्छा, अब कुछ प्रश्न करा दूं अगर आप बोलो तो, कुछ प्रश्न करा दूं। शिवानी रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश कर लो, मैं रिफ्रेश कर दूं क्या, एक बार रिफ्रेश कर दूं क्या। हाँ, 5 बजे क्लास है, तो मैं ज्यादा प्रश्न नहीं, 4-5 प्रश्न करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहे। प्रीलिम्स के प्रश्न है, देखो, है ना, प्रीलिम्स के प्रश्न है, 4-5 प्रश्न करा देता हूं, फिर बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। चलो, जैसे इसके अंदर प्रश्न पूछ लिया कि दीर्घ स्वर कौन सा है, बताओ आप इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा दिख रहा है आपको, 15 सेकंड का समय दे देते हैं आपको, लो बताओ इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, पोल पे कर लेते हैं। शाबाश, दीर्घ स्वर होगा आपका ये वाला, क्योंकि ए, ओ और अ ये संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ये क्या है, विजातीय स्वरों से मिलकर बना है, जबकि आ जो है वो सजातीय स्वर है, अ धन अ बराबर आ, तो ये सजातीय है, तो दीर्घ है। अच्छा, इसके अंदर ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है। हाँ, इसमें भी मुझे पता था गलती करोगे तुम लोग। अरे भाई, मात्रा थोड़ी है, व्यंजन तो है ही नहीं, खैर व्यंजन ये आज पढ़ा था, क्या हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, विसर्ग भी नहीं है, बचा क्या, स्वर है। लोग समझते मात्रा है, मात्रा के आधार पर है, मात्रा के आधार पर हमने 3 स्थिति देखी थी, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, पर ये होते क्या है, ये स्वर होते हैं। ऐसे ही देखो, ये भी दीर्घ स्वर वाला, ये तो कर लोगे आप लोग, मूल दीर्घ स्वर तो कर लोगे। हाँ, ये वाला प्रश्न देखो, अर्ध विवृत स्वर कौन सा है बताइए। अब इसमें कंफ्यूजन आएगा आपको, क्योंकि पिछली कक्षा याद रही नहीं होगी, है ना, कुछ लोग तो नींद निकालते रहते हैं मेरी कक्षा में। ओहो, गड़बड़ कर लिया ना। आ जाओ, देखो समझो, मैं उस दिन सिखाया था आप लोगों को, आपने ध्यान नहीं दिया।
विवृत का मतलब सबसे बड़ा मुंह, संवृत का मतलब सबसे छोटा मुंह, उससे थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो अर्ध संवृत हो जाएगा, उससे थोड़ा बढ़ा लोगे तो अर्ध विवृत हो जाएगा, और सबसे बड़ा अ सिखाया था ना, सिर्फ चंद्र बिंदु नहीं लगेगी अ। संवृत के अंदर आ जाता है ई, ई उ उ, सबसे कम मुंह खुलता है। अब यहां पर ए ओ, बचा क्या, अ अय आओ। तो यहां देखो ये जो अय है ये कहां आ रहा है, अर्धविवृत में, ऊ कहां जा रहा है, संवृत में, आ कहां जा रहा है, विवृत में, और ए कहां जाएगा, अर्ध संवृत में। क्या पूछा, अर्ध विवृत पूछा, तो कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर बी लगेगा। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। चलो ये वाला प्रश्न करोगे क्या, कर लो, अच्छा चलो। कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तभी सीखेंगे। देखो अगर मैं ऊ की बात करता हूं तो विवृत तो है ही नहीं है, संवृत है। तो 2 संवृत हैं आपके पास में, अग्र और पश्च। अब अग्र लगाएं कि पश्च लगाएं, तो याद करो मैंने बोला था अ जो है वो मध्य है, अ के बाद आ आता है पीछे, है ना, पीछे जाएगा ना, तो ये हो गया आ। फिर ई के लिए आप आगे गए थे, ई ई। फिर उ के लिए जीभ पीछे आई थी, उ। फिर ए आई के लिए फिर जीभ आगे गई थी, ए आए। ओ औ के लिए फिर पीछे आई थी, ओ औ। तो अब आप देखो कि ये जो ऊ है ये कहां है, पीछे है, पीछे है तो पश्च आएगा, तो ये वाला आंसर आ गया, है ना, सही बात। एक लास्ट क्वेश्चन आप करवा के आपको फ्री कर रहा हूं। चलो, हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है। आपके पास 5 मिनट का समय रहेगा, फिर आप अगली क्लास अटेंड करना। बढ़िया, वेरी गुड, 64% भारतीय बिल्कुल सही उत्तर लगाए। अयोग वाह कहते हैं, है ना, अंग यानी कि अनुस्वार, और अह मतलब कि विसर्ग, इनको हम अयोग वाह के नाम से जानते हैं। क्लास हो गई समाप्त। आज की कक्षा में मजा आया कि नहीं, ये आप लोग जानो। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको भरपूर आनंद आए। 50 में से 40 पर सीमा, 30 पर आरती और डॉली, 20 पर अंजलि, शिवानी, विनोद, 10 पर इरम, सत्येंद्र, अमित, रुद्रा, मानवेंद्र, जैनब, शबनम, संध्या, सपना, नाहिद, और 0 पर नमिता और निखिल। निखिल हालांकि लेट आए थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब लोग ध्यान देंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे, चीजों को कवर करेंगे। किसी को कोई दिक्कत आती है तो प्रश्न आप पूछ लेंगे 7 बजे की कक्षा में। आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। होगी स्वर संधि में अगली कक्षा में मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।